ओके। चलो भाई देखो, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है थर्मोडाइनमिक्स, इसमें मेनली हम एक नई चीज पे गए थे पिछली क्लास में, वर्क कैलकुलेट करने पे। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होती हैं और सब में अलग अलग वर्क कैलकुलेट होता है। हमने कौन कौन सी प्रोसेस में वर्क निकाला? सबसे पहले आइसोथर्मल, उसके बाद आइसोबैरिक, उसके बाद आइसोकोरिक या आइसोवोल्यूमिक या आइसोमेट्रिक। एक ही चीज है इन तीनों का नाम, आइसोमेट्रिक, आइसोवोल्यूमिक, आइसोकोरिक। उसके बाद हम गए थे किस पे? जनरल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। उस पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको दिया था। देखो, एक क्वेश्चन हमें करना था। आपको कोई पीवी कर्व दिया है इस तरह का, और शायद हमने उसकी इक्वेशन भी लिखी थी। क्या इक्वेशन लिखी थी? पी स्क्वायर वी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक बार ये बताएं, वॉल्यूम कहां से कहां ले गए थे आप? 4v0। प्रेशर 2p0 से p0। कितने बच्चे इस सवाल में वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करके लाए हैं? चलो, कुछ बच्चों ने किया है कैलकुलेट। अब एक बार देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये यूं गया था, एरो ऐसे लगा रखा था। पहली बात, वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्यों एरो उल्टा लगा रखा था क्या आपने? एरो इधर दिया था। अच्छा, फाइनली जी कुछ भी हो, यहां पे देखते हैं हम वर्क कैसे आएगा। सुनिए, वर्क का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया था? हमारा जो फॉर्मूला आया था, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स। इस तरह का कुछ फॉर्मूला था पी फाइनल। अच्छा, एक और चीज, इस सवाल में एक गलती है। क्या ये दोनों वैल्यूज हम आर्बिट्रेरीली दे सकते हैं कि इनिशियल ये और फाइनल ये? एक चीज इसमें मिस करनी पड़ेगी, अभी बताता हूं मैं कैसे। क्या ये दोनों वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? भाई, अगर इक्वेशन ऑफ प्रोसेस है पी स्क्वायर वी क्यूब कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल भी इस चीज को क्या करें? सेटिस्फाई करें। एक बार चेक कीजिए। इनिशियली 2p0 रखा आपने, तो कितना बना? 4p0 स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना बना? p0 क्यूब। अगर ये प्रोसेस है तो ये क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। फाइनली जाओ, प्रेशर कितना है? प्रेशर p0, ये कितना बना? p0 का स्क्वायर। और वॉल्यूम 4v0 का क्यूब, कितना हो गया? 64v0 क्यूब। तो अब आप देखो, क्या ये और ये सेम है क्या? इसका मतलब ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब आप लोगों का वर्क आ गया होगा नेगेटिव, आ गया। अब ये वैल्यू देने का एक पर्पज ये था, वर्क नेगेटिव आए तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यार ये एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। ये यूं एरो लगा है तो v0 से 4v0 जा रहे हैं, तो एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन? एक्सपेंशन में तो वर्क क्या होता है? और फॉर्मूला लगा रहे हैं तो नेगेटिव। अगर ये सवाल इन वैल्यूज के साथ आ गया तो एक चौथा ऑप्शन ये मिलेगा, द डाटा गिवन इज इनकरेक्ट। एक ऑप्शन वो मिलेगा जो आप कैलकुलेट कर लाए। अगर आप इसको लगा के लेके आए तो सुनो, आपकी इनिशियल 2p0 v0 ये बना ना, ना, फाइनल 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 4 4 है 4। इनिशियल 2p0 v0 अपॉन 1 माइनस एक्स। यहां से कितना बनता है? 3/2। इसका रूट लेना पड़ेगा तो v की पावर 3/2 बनेगा p की पावर 1 करने के लिए। 1 माइनस 1.5, दिस इज 0.5। नेगेटिव का 0.5 आया। ठीक है, तो कितना आया ये? -4p0 v0 -4p0 v0, ये बनेगा। अच्छा, अब देखो, एक ऑप्शन ये मिलेगा वहां -4p0 v0। और ज्यादातर बच्चे जो ये पढ़ के गए हैं फॉर्मूले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो टिक कर जाएंगे। लेकिन जिसका ध्यान इस तरफ गया कि यार ये तो एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या वर्क नेगेटिव होगा एक्सपेंशन में बाय द गैस? इसका मतलब कहीं कोई ना कोई तो कमी है।
इसका मतलब कहीं ना कोई तो कमी है। वो कमी कहाँ है? इसका मतलब जो डाटा गिवन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या इस इक्वेशन को डाटा सेटिस्फाई कर रहे? नहीं कर रहे। अब ऐसे में जो थोड़ा करेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इन चार में से कोई एक चीज वो मिस कर देंगे, वो आपको दिखाएंगे ही नहीं। फिर वो क्या करना होगा आपको? इन चार में से एक चीज आप गायब कर देंगे तो क्या करना होगा? इस इक्वेशन से पहले हम वो वाली वैल्यू लेके आएंगे क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने कल सवाल लिखा था, एक बार उसमें ये कोई बच्चे कर भी लाए होंगे। ठीक है, जिन्होंने किया है उसको काटो मत, उसके आगे लिख दो बट द डाटा गिवन इज इनकरेक्ट। आगे आप लिख दीजिए द डाटा गिवन इज इनकरेक्ट। जो डाटा आपने दे रखा है वो गलत है, इनकरेक्ट है। डाटा गिवन इज इनकरेक्ट। ठीक है। अब सुनिए, उसी सवाल को दोबारा से बना के आप लिखेंगे और करेक्ट डाटा के साथ हम चलेंगे। सपोज ये वाला जो प्रेशर है इसको ओनली पी इनिशियल बना के छोड़ दिया है। अब आप करो, इनिशियल वैल्यू ये ना लेके ओनली पी इनिशियल बना के आप कीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब आपको क्या सवाल दिया था और उसमें क्या हुआ है समझ आ गया है क्या? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये आंसर किस किस का आया था घर से? फिर किसी के दिमाग में ये एक बार भी नहीं आया कि एक्सपेंशन में नेगेटिव वर्क कैसे हो रहा है? अब उस सवाल को दोबारा लिख के बस एक चेंज करना है, 2p0 की जगह आपको क्या लिख लेना है? पी इनिशियल, जो अननोन है। आपका ये आंसर आया था क्या? नहीं आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो निकालो पी इनिशियल और फिर वर्क निकलेगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं दोबारा। क्वेश्चन ये है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम इस तरह का है। इक्वेशन दी है पी स्क्वायर वी क्यूब इज कांस्टेंट, वॉल्यूम वी नॉट ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता। फाइनल वॉल्यूम कितना था? 4 वी नॉट। एंड फाइनल प्रेशर वी नॉट, यही था ना। और ऐसे एरो लगा रखा है और अब पूछा है वर्क डन बाई गैस क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये बताओ पी इनिशियल कितना आया? 8p0। आपने इक्वेशन लगाई, वो जो इक्वेशन ऑफ प्रोसेस है, पी इनिशियल का स्क्वायर इनटू पी नॉट क्यूब बराबर पी फाइनल का स्क्वायर पी नॉट स्क्वायर इंटू 4v0 क्यूब होगा 64 और v0 क्यूब। v0 क्यूब से v0 क्यूब कटा तो अंडर रूट लेंगे तो पी इनिशियल कितना आ गया? 8p0। ठीक है। अब आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला लगाएं, वर्क डन बाई गैस पी फाइनल वी फाइनल 4 पी नॉट वी नॉट माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल 8p0 वी नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स यहां से निकलता है, मैं बता दूं, p की पावर 1 बनाओ, इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो अंडर रूट ले लो v की पावर, दिस इज अनदर कांस्टेंट, तो x कितना हो गया? 3/2
1 माइनस 3/2। अब ऊपर तो बना -4 P0 V0 और नीचे बन रहा है -1/2। तो वर्क का आंसर कितना आया? और मेन बात ये पॉजिटिव आना चाहिए था, तो आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो जानबूझ के सवालों में गलत वैल्यू दे दी जाती हैं, थोड़ा बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। एक तो आप उसी फॉर्मूले तक सीमित हो, या कोई और गलती है तो उसको पकड़ पा रहे हो कि नहीं। समझ आ गया है कि नहीं? डाटा क्या गलत था? कोई एक प्रेशर गलत दे दिया, कुछ भी इस तरह से दे दिया। हाँ भाई, हमें वर्क डन निकालना आ गया है। इस थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में मेनली वर्क और हीट एनर्जी को हम रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, आज ये 3 असाइनमेंट्स हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको देता चलूंगा। सबसे पहले नंबर 25, इसमें थ्योरेटिकल बातें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। लीजिए, एक एक बच्चा एक एक ही असाइनमेंट रखिए। लो भाई, पहले बांट लो, मैं फिर और देता हूं जिसको नहीं मिला होगा। बिना शोर शराबे के डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उधर। ये क्या गर्ल्स में सबको मिल गया है ये असाइनमेंट? आ रहे हो उधर और? हाँ जी, गर्ल्स में सभी को मिल गए? दो मुझे। बॉयज में किसको नहीं मिले? पहले जो प्रेजेंट उनकी यही है बस, और बाद में और निकल जाएंगे। एक्स्ट्रा है, एक दे दो। अरे जिनको नहीं मिला और निकल जाएंगे। अभी पहले जो प्रेजेंट है उनको सबको मिल जाने चाहिए। अभी मुझे बताओ, कोई ऐसा बच्चा बचा है जिसको असाइनमेंट ना मिला हो? कितने? 3। कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट है किसी के पास? एक ये है, ये आप ले लेना। अभी एक दो इनको दे दो पहले। चलिए अब देखो इधर। अब सुनो आप, इसमें इसमें देखिए कुछ इस तरह की बातें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। थर्मोडायनेमिक्स किस ब्रांच को बोलते हैं? शायद कल हमने शुरुआत भी इस तरह से ही की थी चैप्टर की। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें इंटर कन्वर्जन होता है हीट का किसी और फॉर्म में, मतलब वर्क में। ठीक है, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई खड़े होना यार, आप पीछे खड़े हो, 1 मिनट आप भी खड़े हो जाओ। सुनो, मैं यहाँ सामने ला के दिखाऊंगा, फिर ये शाम को मान लो क्लास जाए कि भाई ये दो बच्चे हैं जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बोलना ही नहीं है, कुछ है और नहीं है, कुछ भी है, बैठ जाओ। देखिए, नहीं जिनको मिला है उनको और मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन ही दी है इस पहले वाले पार्ट में, ये हमने कल देख लिया था क्या है। उसके बाद थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, क्या हमने कल माना था? सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा एक बार फटाफट पढ़ लेना घर पे। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम, ये नाम से ही पता लग रहा है। हेट्रोजीनियस, एक तो है पूरे में एक जैसी गैस भरी है, एक होता है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड बने, नीचे वाटर है ऊपर मरकरी है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। और पूरा एक जैसा है तो होमोजीनियस, नाम से पता लग रहा है। सराउंडिंग, सिस्टम से बाहर जो बच गया वो क्या है? सराउंडिंग। यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बन जाता है? यूनिवर्स। ठीक है। बाउंड्री, ये भी हमने कल देख लिया था। सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं हम? बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कल हमने 2-3 नाम लिखे थे, आज इसमें सीधे सीधे 6-7 नाम दे रखे हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और एक आइसोलेटेड जो लास्ट में दिया है। ये 3 तो हमने कल देख ही लिए थे। बीच में कुछ और नाम आ गए हैं। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? कुछ तरह का मैटर उस बाउंड्री में से पास हो सकता है और कुछ मैटर पास नहीं हो सकता है। मान लो लिक्विड पास हो रहा है, सॉलिड पास
नहीं हो रहा है, इनको क्या बोल देते हैं, सेमी परमिएबल। ठीक है, कोई कपड़े की बाउंड्री आपने बना दी, कपड़े की बाउंड्री, आप सॉलिड कुछ डालोगे वो नीचे नहीं जा पा रहा है, लेकिन पानी डालते तो वो उसमें से पार हो गया। समझ में आ गया ना एग्जाम्पल? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटेड सिस्टम, थर्मल इंटरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल बट नॉन थर्मल इंटरेक्शंस कैन अकर। हीट एनर्जी से रिलेटेड इंटरेक्शन नहीं हो पा रहे, परंतु और किसी टाइप की एनर्जी आप एक से दूसरी जगह में कन्वर्ट कर पा रहे हो, सिस्टम से सराउंडिंग में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उस तरह को बोल देते हैं इंसुलेटेड सिस्टम। रिजिड सिस्टम, रिजिड, हम रिजिड बॉडी पढ़ के आए हैं, जिसकी बाउंड्री को बिल्कुल भी डिफॉर्म ना किया जा सके। अच्छा, उसके बाद है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये क्या चीजें होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जो साइज पे डिपेंड ना करती हो वो इंटेंसिव, और एक ऐसी क्वांटिटी जो साइज पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव। एक बड़ा आसान सा एग्जांपल, डेंसिटी, पानी चाहिए एक बोतल में ले लो, एक पूरा टैंक भर लो, टैंक भरने पे डेंसिटी चेंज हो जाती है क्या? डेंसिटी तो कैसी क्वांटिटी होगी, इंटेंसिव, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव। उसके बाद थर्मोडाइनमिक स्टेट, हम कल जब डायग्राम बना रहे थे वर्क डन का, तो बार बार ब्रैकेट में लिख रहे थे पीवीटी पीवीटी, इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम, इतना टेम्परेचर। उसके बाद है प्रोसेस, कोई भी एक तरीका जिससे स्टेट चेंज हो, P1 V1 से किसी P2 V2 पे आप गए, एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, कुछ भी, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। उसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इस पे आ जाएंगे हम। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या हो, बिल्कुल सेम। आज की क्लास में आना है, ठीक है, ये आगे वाला जितना भी पार्ट है ये भी आज की क्लास में चलता चलेगा, जिनको नहीं मिला है असाइनमेंट उनको मिल जाएगा। पहले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का एक स्पेशल केस हम देख रहे हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का एक स्पेशल केस हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस नाम तो आ ही चुका है, वैसे पहले हम जान चुके हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, हीट एक्सचेंज ना हो, ठीक है। अब देखो आगे चल के हमने पीछे एक टर्म पढ़ी लिक्विड्स में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम आगे इस चैप्टर में एक पढ़ने को मिलेगा कि जो गैसेज होती हैं, देखिए मान लो एक बार मैंने लिया फिक्स्ड पिस्टन, फिक्स्ड पिस्टन लिया और इसमें कोई आइडियल गैस भरी हुई है, और मैं इसको हीट करने लगा, मैं इसको हीट करने लगा, मान लो नंबर ऑफ मोल्स हैं n, और मान लो मैंने इसका टेम्परेचर राइज करवा दिया डेल्टा टी, तो जो हीट गिवन होगी, हीट गिवन, उसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए थर्मल प्रॉपर्टीजोमीटर में, एन टी डेल्टा टी। अब मैं एक और प्रोसेस ले रहा हूं, एक और मैं प्रोसेस ले रहा हूं, वही आइडियल गैस भरी है, वही सेम आइडियल गैस भरी है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही उतने ही दे दिए, कितने, n। लेकिन इस बार ये पिस्टन फिक्स नहीं है, इस बार ये कैसा है, मूवेबल। और जैसे ही आप इसको हीट करते हो ये ऊपर की तरफ मूव करता है इन सच ए वे दैट प्रेशर क्या रहता है अंदर, कांस्टेंट। अगर मैं यहां की बात करूं, फिक्स्ड पिस्टन का मतलब है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम जो पीछे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग Q का फिर दोबारा से क्या फॉर्मूला होगा, N T डेल्टा T, फॉर्मूला वही लगेगा। टेम्परेचर चेंज आपने यहां भी उतना ही करवाया, टेम्परेचर राइज आपने यहां भी उतना ही करवाया, कितना
डेल्टा टी। तो अब मुझे बताओ, क्या दोनों प्रोसेस में सेम टेम्परेचर राइज करवाने के लिए सेम हीट देनी पड़ेगी या अलग अलग? अगर ये लिक्विड होता, अगर ये सॉलिड होता, तो हीट क्या देनी पड़ती? बिल्कुल सेम। गैसेज में जो हीट देनी पड़ती है वो टाइप ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट कर रहे हो, आपको कम हीट देनी पड़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट कर रहे हो, आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पार्ट उस हीट का पिस्टन को मूव करवाने में चला गया। यहाँ पे पिस्टन तो मूव हो ही नहीं रहा, वहां उस हीट का कुछ पार्ट फालतू में नष्ट हो जाता है पिस्टन को मूव करवाने में, टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है। इसको मैं बोल दूं क्यू वी। क्यू वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये क्यू पी। तो ऐसा पाया गया है कि क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। क्लियर है? क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। एन में कोई चेंज नहीं, डेल्टा टी में कोई चेंज नहीं, मतलब पक्का ये सी अलग है। इसका मतलब गैसेज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि आपने आइसोकोरिक प्रोसेस रखी है या आइसोबैरिक रखी है ना। तो यहाँ पे अक्सर सिंबल दिया जाता है, सी के नीचे क्या लगा देते हैं? वी। और यहाँ पे टीपी। आपके केमिस्ट्री में चैप्टर आ चुका, तो आप लोग जानते होंगे सीपी सीवी अलग अलग है। लेकिन थोड़ा इस तरह से चलो कि अगर ये कोई और गैस के अलावा कुछ और होता, सॉलिड लिक्विड, तो सी की वैल्यू प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर वो गैसियस सिस्टम है, वही फॉर्मूला थर्मल प्रॉपर्टी वाला हमने लगाया, लेकिन अब क्यू अलग अलग होने का मतलब है कि जो सी है वो अलग अलग है। तो एक बार यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, तो इट मीन सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। इनमें एक रिलेशन भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, जो आपको याद भी होगा वैसे तो। ठीक है, अभी वो मेयर्स फॉर्मूला बोल देते हैं उसको अभी। लेकिन सुनिए, हम बात कर रहे हैं किसी तीसरी प्रोसेस, ना मैं आइसोबैरिक प्रोसेस लूंगा ना मैं आइसोकोरिक। हम कैसी प्रोसेस से हीट करेंगे? एडियाबेटिक। लेकिन यहां पे एक टर्म डिफाइन होता है, उसको गामा से डिनोट करते हैं। अब ये गामा वो नहीं है जो अल्फा बीटा गामा था, वो तो थे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन का, बीटा एरियल का, और गामा वॉल्यूम का। वो नहीं है ये। इस गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ द गैस। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इसको बोला जाता है। इस गामा को हम बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एंड इसकी वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। और आगे चल के इस चैप्टर में, खासकर केटीजी वाले में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, हमें पढ़ने को मिलेगा कि गामा एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है। मोनो एटोमिक के लिए कुछ होगा, डाई एटोमिक के लिए कुछ होगा, ट्राई के लिए कुछ। जहां हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे भी चलेंगे, तो वहां एक बार मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम बता चुका हूं, कभी कभी न्यूटन लॉ कंस्ट्रेंट के टाइम, है ना। अब दोबारा ढंग से यहां आएगा, तब उसको रिलेट भी करेंगे वहां से। ठीक है, तो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूं एडियाबेटिक प्रोसेस की क्या इक्वेशन होगी उसकी तरफ। ये आप नोट कीजिए भाई। लो, तब तक सीपीपी 26 भी एक एक रखिए। एक मैंने रखा बस, और कुछ। एक बार ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सीपीपी 26, इसमें ऑब्जेक्टिव है एचसीवी के। चलने दो माइक, एक्स्ट्रा है ये। दे देते हैं। तो भाई आपकी लाइन पास कर देना उधर। आप ये नोट करो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ।
हाँ भाई, सीपीपी नंबर 26 सबको मिल गया या कोई बच गया है? 2 बच गए, एक मेरे पास है, अभी देता हूं। और सीपीपी नंबर 25 कितनों को नहीं मिला फाइनली? 3। ठीक है, ये 2 2 3 3 और निकलवा देंगे। ये नोट कर लिया है क्या आपने? ट्वेंटी फाइव में जस्ट थियोरटिकल बातें थी, 26 में एचसीवी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। चलें आगे बढ़े। ये वाली जो प्रोसेस है इट इज आइसोकोरिक, ये वाली जो प्रोसेस है इट इज आइसोबेरिक। यहां से एक टर्म डिफाइन हुई गामा, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। अब हम आइसो ना एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोएंट्रोपिक भी बोलते हैं उसको। एडियाबेटिक का ही नाम है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम चलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ और फिर उसमें वर्क की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, हो गया होगा नोट? देखो अब आगे देखिए, ये बैक हो जाएगा अगर किसी का बचा है तो, वो तो कोई बात ही नहीं है। देखो अब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ चल रहा हूं। ये एडियाबेटिक वॉल्स हैं और ये एडियाबेटिक पिस्टन है, यानी कि आप हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n। किसी समय इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे, और ये एक्सपेंड कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, पहली बात एडियाबेटिक का मतलब ये होता है कि जो हीट गिवन है, हीट गिवन कितनी होती है? 0। लेकिन जो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं भाई, आप मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? P1V1 इक्वल टू P2V2, है ना। इस तरह से जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसकी इक्वेशन होती है P इंटू वी रेज टू पावर गामा इज कॉन्स्टेंट वेयर गामा इज दैट एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह की होगी, P इनिशियल इंटू वी इनिशियल रेज टू पावर गामा, P final into V final raised to power gamma, and this gamma is greater than 1। अब आप एक बात बता दो, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा? इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आप लेके थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा? क्या ये वही पॉलीट्रोपिक वाली बात नहीं होगी? बस x की वैल्यू कितनी है? गामा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, P फाइनल माइनस, दोबारा से तो डेराइव करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पॉलीट्रोपिक का एक स्पेशल केस हो गया जिसमें x कितना है? गामा है। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था? NR T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन, कई बार नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम वही अपना n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की ये तो इक्वेशन होती है और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है और ये कंडीशन होती है कि डेल्टा क्यू इज 0। कर लो आप ये नोट।
भाई बिना शोर किए चुपचाप आप इसको नोट कीजिए। कमी लग रहे हैं। ये जो तीसरा आपको दिया जा रहा है सीपीपी नंबर 27, इसमें एचसीवी की एक्सरसाइज है थर्मोडाइनमिक्स की। अगर कम है तो और निकल जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इधर गर्ल्स में सबको मिल गया है 27, बचे हैं एक्स्ट्रा नहीं? यहाँ मिल गया भाई सभी को। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों को 27 नहीं मिला, हाथ ऊपर करें। ये तो काफी रह गए, कम थे फिर, इसका मतलब कितने हैं भाई? हाथ ऊपर करें, मैं काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 20 और निकलवाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा जिनको अभी नहीं मिला है। चलें, लिख लिया ये? अब मैं, ये जो इतनी तरह की प्रोसेसेस हुई हैं, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कंपैरिजन ऑफ वर्क डन पे। ये जो हमने इतनी तरह की प्रोसेसेस देखी हैं, इस पे मैं एक सवाल देता हूँ कंपैरिजन ऑफ वर्क डन के ऊपर। फॉर्मूला याद हो ही जाएगा, कुछ अलग तो है ही नहीं उससे। हाँ, बस गामा 1 से बड़ा है, ये हमें याद रखना है। देखो, एक सवाल लिखिए आप। n moles of an ideal gas, n moles of an ideal gas are expended from volume V naught to volume 2 V naught. N moles of an ideal gas are expended from volume V naught to volume 2 V naught through 4 different processes. Through 4 different processes. सुनिए, प्रोसेस नंबर 1, पहली जो प्रोसेस बताई गई दैट वाज आइसोबैरिक। प्रोसेस नंबर 2, उस प्रोसेस की इक्वेशन है P इंटू रूट वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रोसेस नंबर 3, वो प्रोसेस बताई गई आइसोथर्मल। एंड प्रोसेस नंबर 4, वो प्रोसेस बताई गई एडियाबेटिक। यहां पे तो ये प्रोसेस बताई है, और यहां मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाई गैस। पहले वाले में W1, दूसरे वाले में W2, तीसरे वाले में W3 एंड चौथे वाले में W4। ये चारों वर्क डन दिए हैं। कंपेयर, सवाल ये है, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ W1, W2, W3 एंड W4।
W1 से W4 तक आपको वैल्यूज कंपेयर करनी। चारों बार 4 अलग अलग प्रोसेस करवाई है एक कंटेनर पे, समझ गए हो क्या? हर बार वॉल्यूम वी नोट से 2 वी नोट ले गए, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे। तो आपको बताना है वर्क डन बाई गैस, कंपेयर करना है कम ज्यादा। हो गया? आंसर आ गया है? आप वर्क निकाल रहे हो क्या हर बार, या कोई और तरीका? लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया सभी ने? देखो बेस्ट तरीका सुनिए, इधर देखें भाई, बेस्ट तरीका, आसानी से कंपेयर होने वाला मेथड। आप पीवी डायग्राम बनाएं। पीवी डायग्राम, पहली प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। अच्छा एक चीज फिक्स कर रखी है, हाथ बनाते हैं, एक चीज फिक्स कर रखी है कि वॉल्यूम वी नोट से और 2 वी नोट, ये चीज तो फिक्स है। प्रेशर व्रेशर चीज कुछ भी हो, मान लो ये कोई इनिशियल स्टेट है जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट ये है, यहां से हम शुरुआत करें। पहली प्रोसेस कैसी है? आइसोबैरिक का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट। ये प्रोसेस नंबर 1। तीसरी प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा बनता है? हाइपरबोलिक। बनाया था हमने इंडिकेटर डायग्राम। तीसरी जो प्रोसेस है भाई, मैंने उसका इनिशियल प्रेशर कुछ भी मान लिया गैस का, ठीक है, एक गैस है, उसको 4 तरीकों से हम एक्सपेंड करवा रहे हैं, कुछ भी इनिशियल प्रेशर मान लिया। हर बार इनिशियल वॉल्यूम वी नोट है और फाइनल वॉल्यूम 2 वी नोट। पहले का ये बना, इसकी इक्वेशन क्या है नंबर 1 वाले की? थोड़ा मैं और ढंग से लिखूं, पी कांस्टेंट होती है आइसोबैरिक की इक्वेशन, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पी इंटू वी रेज टू पावर 0 कांस्टेंट। ये जो आपकी प्रोसेस है, ये तीसरी प्रोसेस है, थर्ड, कौन सी है ये? आइसोथर्मल की क्या इक्वेशन होती है? पीवी कांस्टेंट, यानी कि v की पावर 1। अब सुनो, थोड़ा सा मैथमेटिकली अंदाजा लगाएं, v की पावर 0 थी तो ग्राफ सीधा गया, v की पावर 1 है तो ग्राफ ये आएगा। अगर p 1 रहे और v की पावर 0 से 1 के बीच में कुछ हो तो ग्राफ यहाँ आएगा, और 1 से ज्यादा हो तो ग्राफ नीचे जाएगा। समझ गए ऑर्डर क्या है? सेकंड प्रोसेस की क्या इक्वेशन है? p इंटू रूट वी मतलब वी रेस्ट पावर हाफ। इसका मतलब जो सेकंड प्रोसेस है वो ये बनेगी, और इसकी इक्वेशन है p इंटू वी रेस्ट टू पावर हाफ इज कांस्टेंट। लास्ट कौन सी प्रोसेस है? फोर्थ। एडियाबेटिक में गामा आता है, गामा 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा? तो ये ग्राफ कहां जाएगा? यहां आ गया, p इंटू वी रेस्ट पावर गामा इज कांस्टेंट। बताओ इंडिकेटर डायग्राम बनाने आगे कि नहीं चारों के? अब इंडिकेटर डायग्राम से वर्क कैसे निकलता था? एरिया टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस। सबसे ज्यादा एरिया किस में है? सबसे ज्यादा एरिया किसके अंडर है? फर्स्ट। उससे कम सेकंड, उससे कम, दिख गया ये? तो हमारा एरिया के कंपैरिजन से आंसर आ गया, W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3 इज ग्रेटर देन W। वैसे आप निकालते वर्क काफी टाइम लगता,
समझ आ गया कैसे पीवी कर्व हमारे काम आ जाते हैं डायरेक्ट। अभी हम वर्क डन पे ही चल रहे हैं, वर्क कैसे निकालना है अलग अलग प्रोसेसेस में, वही हम देख रहे हैं। कर लिया है। इसके बाद एक हेडिंग डालना साइक्लिक प्रोसेस। हो गया होगा ना? अच्छा, समझ तो आ गया है। ये थोड़ा आसान तरीका है इस तरह कंपैरिजन, ठीक है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होती, ये सवाल ना होता, आइसोकोरिक होती तो ग्राफ कैसा आता? यूं सीधा, और उसमें तो वर्क डन बिल्कुल ही जीरो हो जाता। तो जितना ये ग्राफ इधर आएगा वर्क उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस नाम से क्या पता लग रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम हो, चाहे बीच में स्टेट चेंज होते रहे। एक बार डिफाइन कर दो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, और इसमें बस इतना सा लिख दो, द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम। द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम। ये आपकी होती है साइक्लिक प्रोसेस। और पीवी कर्व पे ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाती है। सपोज ये इनिशियल स्टेट है, कुछ आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिए हों, चाहे ये किसी भी तरह से प्रोसेस चले, पहले यूं गया एक्सपेंशन हो गया, या उसी पाथ को फॉलो करना है, या किसी डिफरेंट पाथ से भी आ सकते हैं, डिफरेंट से भी आ सकते हैं। मान लो उसके बाद आप ऐसे आए और यही स्टेट क्या बन गई आपकी, फाइनल भी बन गई है। तो ये जो प्रोसेस है, मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी, अगेन ए। ये प्रोसेस गई है ए टू बी टू ए। ये प्रोसेस कैसी है? एक साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। बना दो, ये इतना सा बना दो। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो वर्क डन बाय द गैस जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? या ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस क्या ऐसा हो सकता है कि गैस ने कोई नॉन जीरो वर्क किया हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव? देखो, उस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान अभी तो एक्सपेंशन हो रहा है, उस दौरान तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। जब आप वापस आ रहे हो तो कंप्रेशन हो रहा है, उस दौरान वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। अगर दोनों एरिया सेम नहीं है तो वर्क कैंसिल नहीं होगा, यानी कि टोटल वर्क नॉन जीरो आ जाएगा। अब यहां देखिए, वर्क डन बाई गैस
देखो वर्क डन बाई गैस साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकलता है, प्लस या माइनस आपको अपनी कॉमन सेंस से लगाना होगा। एरिया एनक्लोज्ड बाई पीवी लूप। क्यों एरिया एनक्लोज्ड बाई पीवी लूप? देखो पहली प्रोसेस हुई ए टू बी, एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन? एक्सपेंशन। आपने वो पूरा वर्क निकाल लिया और माना मैंने कि वो पूरा वर्क ये है, ये वाला एरिया है। लेट दिस कंप्लीट एरिया बी A1। अच्छा, जब जब कंप्रेशन हुआ तो वर्क कौन सा है? ये ओनली ये पार्ट होगा। और मान लो ये एरिया नीचे नीचे का एरिया है A2, तो टोटल वर्क डन बाई गैस होगा A1 तो पॉजिटिव क्योंकि वो एक्सपेंशन का वर्क है, और A2 नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? A1 माइनस A2। क्या A1 माइनस A2 ये बीच का एरिया हो गया है कि नहीं? एरिया ऑफ लूप बन गया ये A1 माइनस A2। इसका मतलब वर्क डन बाई द गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस इज डायरेक्टली गिवन बाई, आपको ना पूरा एक्सपेंशन का वर्क निकालना है ना पूरा कंप्रेशन का, केवल क्या निकाल लेंगे आप? एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। अच्छा, प्लस माइनस कैसे लगाना होगा? अगर एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा है तो पॉजिटिव, और अगर कंप्रेशन का वर्क ज्यादा है तो नेगेटिव। कई बच्चे इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में याद कर जाते हैं। फिलहाल सेंस देखो, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो कई बच्चे यूं याद करके जाते हैं कि अगर क्लॉकवाइज लूप हो तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज लूप हो तो, लेकिन उनकी बात गलत हो जाएगी अगर इधर V आ जाए और इधर P आ जाए। तो ऐसे तो फिर हम कितनी बातें याद करेंगे? P इधर V इधर, तब क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, नहीं तो उल्टा। इसकी बजाय आप सीधा देखा करो कौन सा एरिया बड़ा बन रहा है। एक्सपेंशन का एरिया बड़ा बन रहा है वॉल्यूम की तरफ तो वर्क पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। ठीक है, कर लो ये, इसी में बना दो। हाँ भाई, हो गया ना नोट? करो। कहाँ पे? कहाँ पे स्क्वायर हो? एक सवाल ले लेते हैं। लूप, स्क्वायर भी एक लूप ही है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो वो लूप ही बोला जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे। नोट हो गया ये? देखो, सपोज ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, किसी स्टेट ए से कोई गैस आपने स्टार्ट की, उसका इनिशियल प्रेशर पी नोट था और इनिशियल वॉल्यूम था पी नोट। हमें कुछ साइक्लिक प्रोसेस दी गई है। सपोज ये ऐसे आया, ये स्टेट है बी, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया बताया 4V नोट, प्रेशर हो गया पी नोट बाई 2। उसके बाद ये वापिस आता है, ये स्टेट है सी, और उसके बाद ये यूं जाता है और ये वापस ए पे आ गया। साइक्लिक प्रोसेस हुई है ए बी सी ए। अब ये भी लूप है, समझ गए? ये भी एक लूप है। लूप मतलब कोई कर्व होना जरूरी नहीं है, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। और आपको बताना है कि वर्क डन बाई गैस क्या होगा। ये आपको बताना है, वर्क डन बाई गैस क्या होगा। देखो क्लोज लूप है,
सबसे पहले तो आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ लूप। ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, ये बताओ ये कितना है? 3v0 और इंटू हाइट v0 बाई 2, ये बनेगा हाफ इंटू 3v0 इंटू, ये आया 3p0 v0 बाई 4। अब इसके बाद हमें देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो अलग से देखना होगा। ये तो एरिया आ गया। देखो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ए से भी एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन, तो उसका तो एरिया ये सारा, फिर बी से सी कंप्रेशन, उसका एरिया ये है, और सी से कुछ भी नहीं हुआ तो वर्क है ही नहीं। तो बताओ ए से बी वर्क ज्यादा है या बी से सी? ए से बी, और उस दौरान एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन? एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा है, इसका मतलब जो वर्क डन बाई गैस होगा पॉजिटिव होगा 3p0v0/4। अच्छा ये सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी आएंगे, तो अगर किलो पास्कल दे रखा है तो पास्कल में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो मीटर क्यूब में, वो हमने सीख लिया है पहले। ठीक है, कर लो ये नोट। साइक्लिक का वर्क समझ आया कैसे निकालना है? एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, साइक्लिक के ही वर्क पे। चलूं आगे? देखिए, बैक करूं, देख लीजिए पहले। देखो भाई अब सुनो आगे, अगला सवाल, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस शोन। और सपोज आपको ये कोई ग्राफ में दे रहा हूं, ग्राफ की शेप ऐसी है, ये दिखा दिया इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, और ये बोला गया है कि जो शेप है दैट इज इलिप्टिकल, और आपको बताना है वर्क डन बाई गैस कितना होगा, ये आपको बताना है। करके दिखाओ यार ये अब सवाल। कुछ नहीं दिया, बस बस ये दिखा दिया, ये इस तरह से घूम रहा है। साइक्लिक का मतलब जहां इनिशियल स्टेट है वहीं क्या होगी? फाइनल। किसी भी एक
चलिए देखते हैं, अब सुने भाई। पहला काम तो एरिया निकालो। एरिया ऑफ इलिप्स याद है आपको, पाई ए बी। अब इसमें ए और बी ढूंढते हैं। ये एक्सिस कितना है, 3p0, तो ये तो 2a हो गया ना, तो ए तो इसका आधा होगा। सेमी मेजर एक्सिस कितना बना, पाई इंटू 3p0 बाई 2। अब ये बताओ ये कितना है, 3v0, ये तो 2b हो गया, 2b का आधा, यानी कि एरिया आ रहा है 9 पाई p0 v0 बाई। ये बताओ ये एरिया कितने बच्चों ने सही निकाला था। अब दूसरा सवाल, ठीक है ज्यादातर ने सही निकाला, क्या यही वर्क है या इसका नेगेटिव वर्क है। कितनों ने यही वर्क लिखा है और कितनों ने इसका नेगेटिव वर्क लिखा है, देखते हैं हम। सुनिए, एरो के अकॉर्डिंग चलना है। इस बार एरिया वॉल्यूम एक्सिस की तरफ देखना होगा, तो वॉल्यूम इधर नहीं है, वॉल्यूम किधर है, इस साइड। मान लो आप यहां से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। यहां से जब आप यहां आ रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। यहां से यहां आ रहे हैं तो वॉल्यूम 4v0 से v0 गए, तो एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन, कंप्रेशन। और जो एरिया है वो ये पूरा है, तो कंप्रेशन के दौरान तो ये वर्क हुआ, कंप्रेशन के दौरान तो ये वर्क हुआ। जब आप यहां से यहां गए हैं तो क्या होगा, यहां से यहां एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के दौरान ये वाला वर्क होगा। तो ज्यादा वर्क किस में किया है गैस ने, कंप्रेशन में, तो ओवरऑल वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जो वर्क डन बाई गैस होगा, दिस विल बी -9 पाई p0 v0 बाई 4। क्या बाई पी आ गया, समझ आ गया क्या है, ठीक है। हाँ तो बताओ साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकालना आ गया है कि नहीं। देखो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेज में एक चीज सीखी अभी तक इस चैप्टर में, वर्क कैसे निकालते हैं। हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं गए हैं जो इसके बाद स्टार्ट होने हैं। अभी तक हमने वर्क निकालने पे बस अपनी कमांड बनाई है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, या कोई भी जनरल पॉलीट्रोपिक, या कुछ भी नहीं दिया हो, पीवी कर्व दिया हो तो वहां से, और साइक्लिक लास्ट लिया, साइक्लिक। या इन सभी प्रोसेसेज में हमें वर्क डन बाय द गैस निकालना आ गया है कि नहीं, ठीक है। अब हम इससे आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।